हेलो दोस्तों, तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा 19-20 जून 2022 का न्यूज़ टुडे। ठीक है। देखिए पहला न्यूज़ क्या है इसमें, तो भारत और बांग्लादेश के बीच जो है संयुक्त सलाहकार आयोग इसके 7वें दौर की बैठक हुई है। ठीक है। तो बांग्लादेश हमारा पड़ोसी देश है और काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए यहाँ के हमारे जितने भी ये भी राज्य हैं, अगर इन्हें कुछ भी दक्षिण एशिया में कोई भी व्यापार करना है या कुछ भी अपने सामान को भेजना है, तो बांग्लादेश से अगर रिश्ते अच्छे होंगे तो वो ईजिली हो जाएगा काम। ठीक है। उसके अलावा देखिए यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हमें दे रखे हैं क्यों महत्वपूर्ण है। यहाँ से चाइना को भी संतुलित करने के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इनके अंतर्गत जो है कुछ रणनीतिक साझेदारी का विस्तार करने पर ये सहमत हुए हैं। कौन से क्षेत्र में, तो जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सुरक्षा, स्टार्टअप, फिनटेक, इन सब क्षेत्रों में ये सहयोग के लिए सहमत हुए हैं। ठीक है। इसके अतिरिक्त जो है नदी प्रबंधन और संरक्षण के संबंधों को इसमें आगे बढ़ाया जाएगा, क्योंकि आप देखिए यहाँ पे बता रखा है 24 ऐसी नदियाँ जो सीमा पारी नदियों को साझा करते हैं दोनों देश मिलकर। इनमें से जो तिस्ता, गंगा और बराक नदी है, उस पर विद्युत परियोजना आदि को लेकर भी इनके बीच में विवाद है। अब देखिए यहाँ पे बांग्लादेश का महत्व दिया गया है। सबसे पहले पूर्वोत्तर की सुरक्षा और संपर्क। बांग्लादेश क्या है, एक मित्र देश के रूप में बांग्लादेश यह सुनिश्चित कर सकता है कि उसकी जो भूमि है उसका उपयोग भारत विरोध गतिविधियां उनको लेकर ना किया जाए। इसके अलावा पूर्वोत्तर भारत के राज्य क्या है, भू आबद्ध है, मतलब दोनों तरफ भूमि से घिरे हुए हैं कुछ राज्य, जैसे कि यहाँ पे देखिए मेघालय हो गया, असम हो गया। ठीक है। ये समुद्र के कनेक्शन में तो है नहीं है, भू आबद्ध क्षेत्र है, और बांग्लादेश के माध्यम से समुद्र तक पहुँचने का ईजी मार्ग हो सकता है यहाँ से। ठीक है। उसके अलावा दक्षिण पूर्व एशिया के लिए एक सेतु का कार्य कर सकता है, जैसे कि बांग्लादेश की जो भारत की एक्ट ईस्ट नीति है, इसका एक स्वाभाविक स्तंभ है। उसके अलावा बिम्स्टेक और बीबीएन दोनों देश इसमें भी एक कॉमन मतलब वो मंच शेयर करते हैं। व्यापार संबंध, तो बांग्लादेश दक्षिण एशिया में भारत का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है। चीन को संतुलित करना, तो इसके अंतर्गत जो है बांग्लादेश इस क्षेत्र में आक्रामक चीन को नियंत्रित करने में सुनिश्चित रह सकता है। हाल ही में बांग्लादेश ने अपना जो पद्मा ब्रिज है उसमें जो बेल्ट एंड रोड पहल है उसका हिस्सा होने के जो चीन का दावा था उसको खंडन किया है इसने। ठीक है। पद्मा ब्रिज बांग्लादेश की सबसे बड़ी अवसंरचना परियोजना है। उसके बाद अगला टॉपिक क्या है, ईयू ने जो है 9 वर्षों के अंतराल के बाद भारत यूरोपीय संघ का जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है एफटीए है उस पर फिर से वार्ता शुरू की है। ठीक है। तो दोनों में वार्ता हुई है। तो इसके अंतर्गत जो है निम्नलिखित समझौते हुए हैं। सबसे पहले आईपीए और जीआई। जीआई क्या है, भौगोलिक संकेतक, जो ज्योग्राफिकल जो इंडिकेशंस होते हैं, पृथक निवेश संरचना समझौता। अब इन दोनों के बारे में देख लेते हैं। तो जीआई क्या होता है, तो ये जो समझौता है वो जीआई उत्पाद जो होते हैं उसके व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए एक पारदर्शी और पूर्वानुमान आधारित विनियामक परिवेश स्थापित करता है। उसके अलावा आईपीए क्या है, एक पारस्परिक समझौता है, दो देशों के बीच में होता है। इसमें हस्ताक्षरकर्ता जो पक्ष होता है वो एक दूसरे के राज्य क्षेत्रों में नागरिकों द्वारा किए जाने वाले जो निजी निवेश होता है, जो प्राइवेट कंपनी आकर निवेश करती है, उसको बढ़ावा देने और संरक्षित करने का वचन देता है। एफटीए क्या है, तो ये दोनों देशों के बीच एक महत्वाकांक्षी व्यापार समझौता है। यह नकारात्मक सूची के आधार पर एक दूसरे पक्ष को तरजीही सुविधा प्रदान करता है। ठीक है। अगर ईयू की बात करें तो ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है। 21 से 22 के बीच में इनके बीच 116.36 अरब अमेरिकी डॉलर का बिजनेस हुआ था। मतलब ये सिर्फ वो हो रहा है निर्यात और आयात। ठीक है। एफटीए नहीं हो रहा है, एफटीए अलग होता है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाता है। उसमें जो आयात कर होते हैं, निर्यात और आयात कर, उनमें छूट दी जाती भारी। ठीक है। यूरोपीय संघ के साथ भारत का व्यापार अधिशेष है। अधिशेष मतलब सरप्लस में है। जैसे कि हम जिस भी देश से हम आयात या निर्यात करते हैं, तो जब हमारा जो निर्यात होता है वो ज़्यादा हो जाता है तो हम उस देश से अधिशेष में आ जाते हैं या फिर सरप्लस में आ जाते हैं। अर्थात भुगतान संतुलन भारत के पक्ष में है। तो ऐसे में क्या हो जाता है, ये एक मतलब महत्वपूर्ण समझौता हो जाता है। उसके अलावा यूरोपियन संघ को किए जाने वाले जो भारत के प्रमुख निर्यात है उसमें क्या शामिल है, तो ये सारे खनिज ईंधन, यांत्रिकी उपकरण, विद्युत इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी, ऑटोमोबाइल्स एंड ऑटो उपकरण, फार्मास्यूटिकल, कीमती पत्थर, ये सब शामिल है। ठीक है। भारत ने जो है 2007 में यूरोपीय संघ के साथ जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था उसके लिए वार्ता शुरू की थी, बात शुरू की थी, पर 2013 में ये वार्ता रुक गई थी। इस कारण से जो दोनों देश हैं उनके पक्ष जो ऑटोमोबाइल और स्पिरिट, कृषि, इन सब पर क्या हुआ था, किसी समझौते पे पहुंचने में ये विफल रहे थे। ठीक है। इनके बीच मतलब इन मुद्दों को लेकर विवाद की वजह से किसी जो समझौते पे था वो नहीं पहुंच पाए थे। ठीक है। भारत यूरोपीय संघ के बीच एफटीए का महत्व, तो यह भारतीय निर्यातकों को जो ईयू का जो बाजार है उसमें प्रतिस्पर्धात्मक लाभ हासिल करने में मदद करेगा। वही जो घरेलू निर्माता है, जो मान लीजिए भारत में जो घरेलू निर्माता है, उनको यूरोपीय संघ के सस्ते आयात तक पहुंच प्राप्त करने में मदद होगी। ठीक है।
यूरोपीय संघ को भारत को प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और विकास का मुख्य स्रोत माना जाता है। मुक्त व्यापार समझौते मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत, ये दोनों जो प्रोग्राम है उस पहल को भी बढ़ावा देगा। ठीक है, यूरोपीय संघ की एक बड़े बाजार की जो है तलाश कर रहा है, ईयू भी एक बड़े बाजार की तलाश कर रहा है, और भारत में इतनी पॉपुलेशन है तो इससे बड़ा बाजार उसे कहाँ मिलेगा, क्योंकि ईयू के जो भीतर व्यापार स्थिर हो गया है, इसके अलावा यूके जो है उसके साथ भी इसका व्यापार कम हो रहा है आजकल। ठीक है, उसके अलावा देखिए पड़ोसी देशों को में जो संकट है उसको देखते हुए केंद्र सरकार ने राज्यों से कर्ज घटाने को कहा है। ठीक है, जिसके मुख्य कारण क्या माने जा रहे हैं, मतलब राज्य जो है लॉस में क्यों जा रहे हैं, तो जैसे कि कोविड-19 महामारी और आर्थिक जो बंदी हुई थी उसके कारण राजस्व की हानि हुई, जीएसटी में जो है जीएसटी के कारण जो राजकोषीय स्वायत्तता कम हुई है। ठीक है, ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं मंथली मैगजीन में। चुनाव के दौरान जो फ्रीबीज ये हमने पढ़ा था, मतलब जो फ्री में जो वो देते रहते, स्कीम देते रहते वहाँ, जैसे कि दिल्ली में मैंने बताया था कि वो बसों में या फिर बिजली के बिल में और काफ़ी सारी स्कीम में फ्री दे देते वहाँ के जो मंत्री होते हैं। ठीक है, तो ये इसका कारण माना जा रहा है। तो प्राप्त जानकारी के अनुसार जो केंद्र है उसने सभी राज्यों से बढ़ते हुए कर्ज के बोझ पर नियंत्रण रखने का सुझाव दिया है। इसका कारण क्या है, उनके प्रदर्शन का देश की अर्थव्यवस्था पर भारी प्रभाव पड़ सकता है। मतलब इतने सारे राज्य हैं तो ये सारे अगर सभी करने लगेंगे, अगर 50% भी अगर लॉस में चले गए तो पूरी केंद्र पर उसका प्रेशर पड़ जाएगा। ठीक है, हाल ही में जो आरबीआई है उसने भी रेखांकित किया था कि 18 राज्यों और केंद्र शासित जो प्रदेश है उनमें जो ऋण सकल राज्य घरेलू उत्पाद है जीएसडीपी है वो अनुपात बढ़कर 31.2% हो गया है। ठीक है, उसके अलावा जो राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन है वो अधिनियम ने वित्तीय वर्ष 2022 से 23 तक राज्य सरकारों के लिए जो ऋण जीडीपी अनुपात है वो 20% और केंद्र के लिए वही 40% रखने की सिफारिश की है। ठीक है, ये सब कारण हमने देख लिए। उसके अलावा केंद्र सरकार ने राज्यों की कर्ज की स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए हैं, तो सबसे पहले फसल विविधीकरण अपनाएं, मतलब धान और गेहूं की खेती को कम करें और वहीं पे जो महंगी बिकने वाली वो है जैसे कि दलहन और तिलहन, इनकी खेती को प्रोत्साहित करें। ठीक है, मलिन बस्ती पुनर्विकास और क्लस्टर विकास पर बल दें। टायर 2 और 3 के जो शहर है उनके लिए अत्याधुनिक शहरी नियोजन अपनाएं। पारगमन गलियारों की साथ शहरी विकास पर बल दें। कर्ज का बोझ एवं राजकोषीय घाटे को कम किया जाए। ठीक है, उसके अलावा देखिए जो राज्यों की वित्तीय मजबूती के निम्नलिखित कारणों से महत्वपूर्ण है। क्यों हम राज्यों को मजबूत करना चाहते हैं, क्योंकि जो हमारी देश की सार्वजनिक पूंजीगत व्यय है, जो हम व्यय करते हैं देश का सार्वजनिक, उसमें से 2/3 जो है वो राज्यों से ही आता है। ठीक है, राज्य केंद्र की तुलना में 5 गुना अधिक लोगों को रोजगार देते हैं। ठीक है, अगर केंद्र 1 को दे रहा है तो वहीं पर टोटल राज्य जो मिलकर दे रहे हैं वो 5 को रोजगार दे रहे हैं। ठीक है, बढ़ता हुआ कर्ज एक दुष्चक्र को जन्म दे सकता है। इसमें जो है राज्य अपनी आय की नई जो परिसंपत्ति बनाने की बजाय क्या करेगा, जो उसका ब्याज का भुगतान चढ़ता जा रहा है उसी में व्यय करता जाएगा। ठीक है, इनका राष्ट्र की अर्थव्यवस्था पर भारी प्रभाव है, क्योंकि कुछ राज्यों की अर्थव्यवस्था भारत के पड़ोसी की अर्थव्यवस्था जितनी बड़ी है। अब देखिए केंद्र ने आईसीआईसीआई, एचडीएफसी और एनपीआई के आईटी जो संसाधन है उनको महत्वपूर्ण अवसंरचना घोषित किया। ठीक है, मतलब क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, इनको जो है महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना भी कहा जाता है। तो ये क्या होते हैं, भौतिक या साइबर आधारित प्रणाली को कहा जाता है जिसकी क्या है, अक्षमता या नुकसान से राष्ट्रीय सुरक्षा, अर्थव्यवस्था, लोक स्वास्थ्य और रक्षा ढांचे को हानि होती है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो हानि हो रही है वो किन कारणों से हो सकती है, देखिए यहाँ पे कारण दिए गए हैं। प्राकृतिक खतरा जैसे कि भूकंप, सुनामी हो गया। मानव जनित खतरा, आतंकवाद, आर्थिक जासूसी। उसके अलावा दुर्घटना जैसे पावर ग्रिड, सुरक्षा प्रणाली की विफलता। ठीक है, तो ये सारे इसके अंदर आते हैं, किसके अंदर, महत्वपूर्ण अवसंरचना के संसाधन में। आईटी संसाधन देश की अवसंरचना में अनगिनत महत्वपूर्ण परिचालनों का आधार है। इसकी परस्पर संबंधता को देखते हुए इनमें किसी भी प्रकार की बाधा सभी क्षेत्रों पर व्यापक प्रभाव डाल सकती है। ठीक है, सारे कारण ऊपर देख लीजिए, अगर ऐसा होगा तो इनसे जो है व्यापक जो है प्रभाव पड़ेगा देश पे। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत सरकार किसी भी डेटाबेस, आईटी नेटवर्क या संचार अवसंरचना की सुरक्षा के लिए इन्हें महत्वपूर्ण अवसंरचना के रूप में घोषित करने की शक्ति रखती है। ठीक है, जो कि अभी किया उन्होंने। महत्वपूर्ण अवसंरचना की सुरक्षा के लिए किए गए उपाय कौन से हैं, तो एनसीआईआईपी, मतलब राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षक केंद्र, ये क्या करता है, ये जितने भी सीआईआई है उनकी सुरक्षा के लिए उपाय करने के लिए एक नोडल एजेंसी है। सीईआरटी, भारतीय कंप्यूटर आधारित प्रतिक्रिया दल, ये भी क्या है, कंप्यूटर सुरक्षा संबंधित घटनाओं पर प्रतिक्रियात्मक कदम उठाने वाली एक नोडल एजेंसी है। ठीक है, उसके अलावा एनसीएससी, राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक, ये जो है साइबर सुरक्षा के जितने भी मामले होंगे उसमें राष्ट्रीय स्तर पर अलग अलग
जो एजेंसी है उनके साथ समन्वय स्थापित करती है। उसके अलावा राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा 2013 की जो नीति थी वो घोषित की गई, जिसका उद्देश्य क्या था, एक सुरक्षित और लचीले साइबर स्पेस को बनाना था। ठीक है, ये सारे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, ये 6 जो दे रखे हैं: परिवहन, शासन, विद्युत ऊर्जा, बैंकिंग, वित्तीय सेवाएं, बीमा, संचार, रणनीतिक और सार्वजनिक उद्यम। ठीक है, उसके अलावा देखिए अगला टॉपिक क्या है, जलवायु और ऊर्जा पर प्रमुख अर्थव्यवस्था के मंच की बैठक आयोजित ही की। ठीक है, तो इसका उद्देश्य क्या था, तो जिस इसमें जो है जलवायु कार्रवाई को मजबूत करने के लिए जो COP26 हुआ था पिछले साल, उसमें हासिल की गई प्रगति को जारी रखना है। रशिया और जो यूक्रेन है उसके युद्ध से उत्पन्न होने वाली जो ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा है उससे संबंधित तत्काल चिंताओं को दूर करना। इसके अलावा इसका उद्देश्य क्या है, वर्ष 2009 में जो अमेरिका थे उन्होंने इसको जो है लॉन्च किया था, जो कि इस मंच का उद्देश्य था जलवायु परिवर्तन के खिलाफ बेहतर प्रयासों के लिए प्रमुख उत्सर्जक देश, विकसित और विकासशील दोनों देशों को मिला के इनके बीच जो बातचीत है उसको सुविधाजनक बनाना। ठीक है, उसके अलावा MEF में जो भाग लेने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था कौन सी थी, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, यूरोपीय संघ, फ्रांस, जर्मनी, भारत, जापान, UK। उसके अलावा वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद और वैश्विक ग्रीन हाउस गैसेज जो है GHG गैसेज उत्सर्जन है, इन अर्थव्यवस्थाओं का लगभग 80% हिस्सा है। बैठक में निम्नलिखित नई घोषणाओं की पहल की गई। क्या क्या पहल की गई, तो जो भी जैसे मीथेन जो गैस है उसको जो है उसको निपटारा करना, जिसके लिए ग्लोबल मीथेन प्लेन एनर्जी पाथवे बनाया गया। ठीक है, मीथेन गैस कौन सी होती है, वही CH4 होती है, जो कि ग्रीन हाउस गैसेस में काफ़ी मतलब मेन होती है। सामूहिक 2030 शून्य उत्सर्जन वाहन लक्ष्य और हरित नौवहन चुनौती। इसमें क्या कहा गया है कि जो परिवहन क्षेत्र है उसमें उत्सर्जन को कम करने के लिए प्रस्तावित किया गया है। स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी प्रदर्शन चुनौती, इस पहल की घोषणा जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करने के लिए की गई। ठीक है, उर्वरक दक्षता बढ़ाकर खाद्य सुरक्षा बढ़ाने के प्रयासों को भी घोषणा की गई। भारत ने इस मंच पे जो है मंच के सदस्यों से जो लाइफ है, ठीक है, लाइफ क्या है, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, इस पर एक वैश्विक आंदोलन शुरू करने का भी आह्वान किया। भारतीय प्रधानमंत्री ने ग्लासगो में आयोजित COP26 में लाइफ का विचार प्रस्तुत किया था। कुछ दिन पहले हमने एक आर्टिकल देखा था, उसमें ये बताया गया था। पूर्वोत्तर राज्यों में बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई है। तो जैसा कि आप देख ही रहे हैं वहाँ पे बाढ़ आई हुई है पूर्वोत्तर के जितने भी राज्य हैं, तो यहाँ पे अच्छे से उसमें मतलब कारण वगैरह बताए गए क्यों वहाँ पे आई है। तो कौन से राज्य, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, इनमें जो है बाढ़ की गंभीर स्थिति आई हुई है और वर्षा में भी कमी आने का कोई संकेत नहीं है। इससे भयंकर बाढ़ और भूस्खलन की घटनाएं देखी जा रही हैं। ठीक है, ब्रह्मपुत्र, बराक और उनकी सहायक नदियों के बाढ़ के मैदान अत्यधिक प्रवण है। ठीक है, नदी से सटे भूमि के समतल क्षेत्र को बाढ़ का मैदान कहा जाता है। इसमें मतलब हम इसके कॉज पढ़ेंगे, फिर कुछ सॉल्यूशन भी दिए गए हैं वो भी पढ़ेंगे। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी का तलछट भार क्या होता है, जैसे कि ये मिट्टी है तो इसके बीच में पोरोसिटी होती है, पोरोसिटी मतलब जो खाली स्पेस होता है। ठीक है, वो जब बिल्कुल कम हो जाता है तो उसका तलछट भार क्या होता है, सबसे अधिक हो जाता है। ठीक है, मतलब वो पानी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, सोख नहीं पाती है। ठीक है, तो उसकी जो जल वहन क्षमता है वो कम हो जाती है। ठीक है, जैसे जितनी भी बारीक अगर मिट्टी होगी, जितने उसके कण जो है जितने छोटे होंगे, बारीक होंगे, वो उतनी ही उसकी जो तलछट भार है वो अधिक हो जाएगा। ठीक है, इस क्षेत्र की भूकंप प्रवण प्रकृति के कारण ब्रह्मपुत्र का स्वरूप अस्थिर बना हुआ है। ब्रह्मपुत्र, बराक और इनकी सहायक नदियों के आसपास तटीय अपरदन जारी है। मतलब अपरदन क्या होता है, मिट्टी का कटाव, जब पानी गिरता है तो मिट्टी क्या होती है, हट जाती है वहाँ से, तो वही क्या होता है, तटीय अपरदन जारी है और इनमें मलबा जमा हो रहा है। मतलब वहाँ से मिट्टी हटेगी तो वो क्या होगा, नीचे जाएगी और वहाँ पे मलबा जमा होगा। ठीक है, मानव जनित कारण, बस्ती का प्रसार, वनों की कटाई, जल ग्रहण क्षेत्रों में जनसंख्या वृद्धि, वन भूमि और जल निकायों का अतिक्रमण आदि। बाढ़ रोकने के लिए क्या उपाय अपना सकते हैं, तो अल्पावधि के लिए क्या कर सकते हैं, तो जो नदी है उन पर तटबंधों का निर्माण करके और उन्हें मजबूत करके, मतलब जैसे पानी बह रहा है तो यहाँ पे ये तटबंध हो जाएंगे। यहाँ पे अगर हम मिट्टी का जो कटाव हो रहा है उसको रोक दें यहाँ पे, तो वहाँ पे क्या होगा, मिट्टी का कटाव वहाँ पे नहीं होगा और मिट्टी जो है ऊपर से बह के नीचे नहीं आएगी। ठीक है, नदी तल को गहरा करना, नदी का जो तल है उसको गहरा किया जाए, इससे भी बाढ़ का जो खतरा वो कम हो सकता है। दीर्घावधि के लिए तो एकीकृत बेसिन प्रणाली, यह बेसिन साझा करने वाले सभी देशों को एक साथ लाती है, और बाढ़ मैदान जोन का निर्माण करना। ठीक है, बाढ़ प्रवणता के आधार पर जो बाढ़ मैदान है उनको अलग अलग श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। इसके अलावा इनमें खेती, शहरीकरण आदि गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ठीक है, नदी प्रवाह मार्ग में सुधार करना, मतलब ये क्या है, जो जैसे कि हम शहरीकरण होता है, क्या पेड़ वगैरह कट जाते हैं तो उससे पेड़ क्या करते हैं, जो मिट्टी होती है उसके नीचे उसको ग्रिप करके पकड़ के रखते हैं। ठीक है,
तो उससे भी जो है जल का मिट्टी का कटाव कम होता है। अन्य सुर्खियों में क्या है, तो उत्पीड़ित वर्गों के विरुद्ध अत्याचार पर गृह मंत्रालय की सलाह। तो इसके अंतर्गत जो होम मिनिस्ट्री गृह मंत्रालय उसने जो भी उत्पीड़ित वर्ग है, विशेष रूप से कौन से दलित के विरुद्ध अपराधों के संबंध में राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों को एक परामर्शदर्शी पत्र जारी किया है। इसमें क्या कहा गया कि जो दलित के विरुद्ध अत्याचार है उनकी संभावना वाले क्षेत्रों को क्या किया जाए, पहचान करी जाए, उनकी जीवन और संपत्ति की रक्षा के लिए पर्याप्त कार्यबल बुनियादी ढांचे का प्रयोग करना इसमें शामिल होगा। साथ ही जो जांच में देरी होती है उसकी निगरानी के लिए जिला और राज्य स्तर पर 3 महीने में एक बार जरूर करना चाहिए। ठीक है, एफआईआर दर्ज करने की तारीख से 60 दिन से अधिक ना हो। अपराध की घटनाओं से तत्काल निपटने के लिए प्रतिक्रिया तंत्र स्थापित करने का सुझाव दिया गया। इसके अलावा ठीक है, अग्निपथ योजना, जो कि आपको पता ही है देश में क्या चल रहा है, तो इसमें जो है 4 साल की सेवा के बाद अग्निवीरों को समायोजित करने के निम्नलिखित सहायता उपायों की पेशकश की गई है, जिसके अंतर्गत जो रक्षा मंत्रालय है उसने भारतीय तटरक्षक जो बल और रक्षा सिविल पद इन और सभी 16 रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में 10% का आरक्षण दे दिया। उसके अलावा होम मिनिस्ट्री ने जो CAPF है और असम राइफल है उसमें उनके अग्निवीरों के लिए 10% जो है रिक्तियों को कवर करने वाली नौकरियों को आरक्षण दिया। पतन पोत परिवहन और जल मंत्रालय, इसने जो है मर्चेंट नेवी जो होती है, जो मतलब पानी के अंदर पनडुब्बी में मतलब जो काम करते हैं मर्चेंट नेवी में, उसमें अग्निवीर को 10% उसमें जो है विभिन्न भूमिकाओं में अग्निवीरों के सुचारू प्रवेश के लिए अवसरों की घोषणा की। नोट क्या करना है, तो इसके लिए 15 जून 2022 वाला जो न्यूज़पेपर आया था उसमें इस स्कीम के बारे में बताया गया था। ठीक है, कृषि तकनीकी ई-कॉमर्स, तो इसमें जो है ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल फॉर्म्स, इसने जो कृषि तकनीक है उसमें जो है ई कॉमर्स को सक्रिय करने के लिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड जो है उसके साथ साझेदारी की है। ठीक है, इसमें मतलब इसको भी अब मॉडर्नाइजेशन मतलब इंटरनेट से जोड़ा जाएगा। ठीक है, जिसका पर्पज़ क्या है, नवीन संसाधनों में विकास को बढ़ावा देना। ये समाधान कृषि क्षेत्र में ई कॉमर्स को अपनाने में सहायता कर सकता है। कृषि तकनीक कृषि प्रक्रियाओं की दक्षता और उत्पादन में सुधार के लिए प्रौद्योगिकी तथा तकनीकी नवाचार का उपयोग है। कृषि तकनीक के अन्य लाभों में लागत और कार्बन फुटप्रिंट इसको कम करना, कृषि प्रथाओं में विस्तृत अंतर्दृष्टि, विभिन्न मौसमों में जो है भूमि उपयोग व्यवहार आदि शामिल है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला टॉपिक क्या है, ब्लैक स्वान घटना। ठीक है, तो ब्लैक स्वान जो घटना है ये मतलब किसी पक्षी के बारे में नहीं बताया गया यहाँ पे। तो जो RBI है उसने रिपोर्ट के अनुसार एक प्रमुख ब्लैक स्वान घटना में भारत में $100 बिलियन की पूंजी के बहिर्वाह मतलब देश से बाहर जाने की होने की संभावना दी है। तो इस घटना के अंतर्गत भविष्यवाणी करना मुश्किल होता है और इन्हें बाहरी कारकों द्वारा प्रेरित माना जाता है। इनके संबंध में कोई पिछला डेटा उपलब्ध ना होने के कारण निकट भविष्य में इन घटनाओं का अनुमान लगाना कठिन हो जाता है। ठीक है, जैसे कि एक रिपीटेशन होती है तो पता चल जाता है, पर इसमें जो है रिपीटेशन नहीं होती है। उदाहरण के लिए 9/11 हमला, .com क्रैश और ब्रेग्जिट। ठीक है, ब्रेग्जिट और 9/11 आपको पता ही होगा। .com जो है सन 2000 से पहले का था, बाकी ये 2000 के बाद के दोनों, तो ये आपको कहीं ना कहीं पता होंगे। ठीक है, ये तो बल्कि ब्रेग्जिट तो रिसेंट 1-2 साल पहले हुआ है। ये घटनाएं अत्यधिक महत्व रखती हैं। इसे सकारात्मक नकारात्मक ब्लैक स्वान घटना के रूप में भी वर्गीकृत किया जा सकता है। एक और महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि ये घटनाएं स्वयं को दोहराती नहीं है, इसलिए इसका प्रतिरूपण करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, कर्मचारी राज्य बीमा निगम योजना, तो ये जो स्कीम है उसने वर्ष 2022 के अंत तक ESI योजना को पूरे देश में लागू करने का निर्णय किया है। साथ ही यह जो है स्वास्थ्य देखभाल लिंक वर्कर के लिए अपने मेडिकल कॉलेजों में प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम भी शुरू करेगा। वर्तमान में 443 ऐसे जिले जिनमें पूर्णतः इसे लागू किया जा चुका है। इस योजना का उद्घाटन 1952 में किया गया था और इसे जो है एक सामाजिक सुरक्षा योजना के रूप में शुरू किया गया था। इसमें 10 या अधिक व्यक्तियों को नियोजन करने वाले सभी गैर मौसमी कारखाने, केंद्र संबंधित राज्य द्वारा पहचाने गए अन्य कार्य स्थलों को भी शामिल किया गया है। जो ये योजना ये एक संवैधानिक निकाय है। इसे ESI अधिनियम 1948 के माध्यम से कर्मचारियों को बीमारी, मातृत्व, रोजगार हानि इनके मामले में जो है कुछ लाभ प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया था उस समय पे। ठीक है, प्रधानमंत्री ई विद्या, तो ये स्कीम क्या है, शिक्षा मंत्रालय की एक पहल है। विशेष रूप से जो कोविड महामारी के दौरान इस योजना के तहत जो सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का अत्यधिक उपयोग है वो किया गया था। ठीक है, इस योजना ने यूनेस्को की मान्यता अर्थात यूनेस्को का राजा हमद बिन ईसा अल खलीफा पुरस्कार वो प्राप्त किया था। PM जो है ई विद्या पहल डिजिटल ऑनलाइन ऑन एयर शिक्षा, इससे संबंधित जो सभी प्रयास है उनको एकीकृत करेगी। ठीक है, इसमें बच्चों को क्या दिया जाएगा, प्रौद्योगिकी का उपयोग करके शिक्षा प्रदान करने,
सीखने के जो नुकसान है उसको कम करने के लिए मल्टी मोड एक्सेस को सक्षम किया जा सकेगा। इसे आत्मनिर्भर भारत अभियान के हिस्से के रूप में शुरू किया गया है। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र के हालिया अध्ययन ने अवस्था में चीतों में प्रजनन में कठिनाई को रेखांकित किया है, मतलब इनकी नेचुरल कंडीशन बताई गई है कि क्यों इनका प्रजनन कम हो रहा है। तो हाल ही में इससे संपन्न हुआ है, तो इससे क्या पता चला है, चीतों के लिए केंद्र में प्रजनन करना अत्यधिक कठिन है। कैद में, सॉरी, जो कैद है उनको जब कैद में रखा जाता है तो वो प्रजनन करने में उन्हें प्रॉब्लम होती है। मादा चीता एकांत प्रिय होती है और बहुत दूर तक घूमती है, जबकि नर छोटे क्षेत्र की रक्षा करते हैं और मादा के वहाँ से गुजरने पर संसर्ग करते हैं। इससे प्रजनन की समस्या पैदा होती है। इसके अलावा कम संतानों के साथ चीता की आबादी ना तो बढ़ सकती है, ना ही पर्यावरण में बदलाव के अनुकूल हो सकती है। भारत के दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया के मध्य के जो कूनो पॉपुलर राष्ट्रीय उद्यान है उसमें 8 से 10 चीतों को लाकर बसाने का निर्णय लिया है। अब मेघालय की बास में रहने वाला चमगादड़ प्रजाति, ठीक है, नई प्रजाति मिली है, जिसके साथ इसी संख्या कितनी हो गई, 131 हो गई। मेघालय में नागखाइम वन्यजीव अभ्यारण्य, इसके वन्य क्षेत्र के निकट बांस में रहने वाली चमगादड़ की एक नई प्रजाति की खोज की गई है। इसमें वैज्ञानिक नाम क्या है, ग्लिस्क्रोपस मेघलायंस है। इस नई खोज के साथ भारत में ज्ञात चमगादड़ इनकी संख्या 131 हो गई। मेघालय देश में सबसे अधिक चमगादड़ विविधता वाला स्टेट है, ठीक है। ये बांस के इंटरनोड्स, जो दो जोड़ों के बीच का नाजुक भाग होता है, उसमें रहते हैं। वर्तमान खोज दक्षिण एशिया में मोटे अंगूठे वाले चमगादड़ की पहली रिपोर्ट है। ग्लिस्क्रोपस जो है वंश के मोटे अंगूठे वाले चमगादड़ वर्तमान में दक्षिण पूर्व एशिया की 4 मान्यता प्राप्त प्रजातियों में शामिल है, ठीक है। उसके बाद ऑपरेशन संकल्प, ठीक है, तो ये क्या है, इसका जो है तीसरे वर्ष में प्रवेश कर चुका है। 3 साल पहले शुरू हुआ था, मतलब जो दूसरे देश में से अपने नागरिक को लाने वाला ऑपरेशन था। खाड़ी क्षेत्र में बिगड़ती सुरक्षा स्थितियों की पृष्ठभूमि में भारतीय नौसेना ने जून 2019 में खाड़ी क्षेत्रों में समुद्री सुरक्षा अभियान शुरू किया। इसे ऑपरेशन संकल्प कूटनाम दिया गया था, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था, होर्मुज जलडमरू मध्य में गुजरने वाले भारतीय ध्वज वाले पोतों के लिए सुरक्षित मार्ग सुनिश्चित करना, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे फिगर नहीं दे रखा, तो आप एक बार देख लीजिए गूगल पे कहाँ पे पड़ता है होर्मुज जलडमरू मध्य। भारत अपनी तेल आवश्यकता के लगभग 85% के आयात पर निर्भर करता है, ठीक है। 85% मतलब बाहर के देशों से ये मंगाता है। साथ ही भारत का लगभग 60% तेल आयात खाड़ी से आता है। पश्चिमी सेती जल विद्युत परियोजना, ठीक है, जो कि नेपाल के, देखिए यहाँ पे अवस्थित है। चीन द्वारा नेपाल में पश्चिमी सेती जल विद्युत इसको छोड़ दिया गया था। इसको जो है भारत ने मतलब इसको कंप्लीट करने के लिए कहा है, जो कि नेपाल 83,000 मेगावाट की अनुमानित क्षमता के साथ विद्युत स्रोतों में समृद्ध है, ठीक है। पर इसमें जो है भारत का मतलब अक्षमता पर कुछ अनिश्चितता बनी हुई है। मतलब भारत का ज़्यादातर ये होता है कि कंप्लीट नहीं कर पाता, इसकी वजह से कुछ अनिश्चितता बनी हुई है। अब दो यहाँ पे वो आई है स्थान, कौन से हैं, तो ट्यूनिस, ठीक है, ये ट्यूनीशिया है जिसकी राजधानी क्या है, ट्यूनिस है। हाल ही में ट्यूनीशिया में संवैधानिक बदलाव का योजनाबद्ध जनमत संग्रह और दर्जनों न्यायाधीशों की बर्खास्तगी को लेकर विरोध प्रदर्शन हुए हैं, ठीक है। ट्यूनीशिया भूमध्य सागर का जो उत्तरी अफ्रीका देश है उसमें है। यह मगरेब क्षेत्र का एक हिस्सा है। 2011 में ट्यूनीशिया में जैस्मिन क्रांति के रूप में अरब स्प्रिंग इसकी शुरुआत हुई थी 2011 में। यह लीबिया और अल्जीरिया के साथ अपनी जो भूमि सीमा है उनको साझा करता है। उसके अलावा भौगोलिक विशेषता क्या है, सबसे बड़ा द्वीप है गेबेस की खाड़ी में स्थित जैरबा द्वीप। उच्चतम बिंदु क्या है, माउंट चाम्बी। सबसे बड़ी नदी कौन सी है, मेजरेडा नदी, ठीक है, मेड जर्दा नदी है, ठीक है। लीबिया जिसकी राजधानी क्या है, त्रिपोली। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार तुर्की सरकार लीबिया में सीरियाई लड़ाकों को तैनात कर रही है, ठीक है। ये लीबिया यहाँ पे, लीबिया उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। यह भूमध्य सागर, मिस्र, सूडान, नाइजर, चाड, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया इससे घिरा हुआ है, इतने सारे देशों से। भौगोलिक विशेषताएं क्या है, उत्तर पश्चिम में नफसहा पठार और अल जिफ्राह मैदान, और उत्तर पूर्व में अखदार पर्वत जो कि ग्रीन माउंटेन पे है, एवं सहारा पठार स्थित है। यहाँ कोई साई नदी नहीं है। सारी मतलब क्या है, मौसमी नदी है। जलवायु, यहाँ की जलवायु उष्ण शुष्क है। यह गर्म शुष्कता घिबली से बढ़ जाती है और एक गर्म शुष्क पवन है। यह पवन पूरे देश में दक्षिण दिशा में प्रवाहित होती रहती है, ठीक है। बस ये इतना ही है। इसके बाद देखते हैं, अभी 19-20 का हो गया, 21 और 22 का और अभी रह रहा है, उसको भी कर लेंगे, ठीक है। तो पसंद आता है तो लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं और हैव अ गुड डे।